लेकिन इस बार जो एक गुगली आई है माँ भारती के रूप में उसने तो मेरी रातों की नींदें उड़ा दी थी। वो फ्रेम कैसे किया कि पल्लवी मैम को कैसे सोचा आपने कि ये बेस्ट है इसके लिए? देखिए, जब मैं उसको लिखने लगा तो एक रफ आइडिया आया, तो मैं पल्लवी को ऐसे ही बोलने लगा कि इसमें तुम्हारा 100 साल का रोल है, एक 100 साल की बूढ़ी का रोल कर रही हो। मेरे दिमाग में ऐसे ही आया। अनुपम खेर सर को आपने गांधी के रोल में कास्ट किया है। उनको पहले ऑफर किया था तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला यार ये गांधी तो इतना प्ले कर चुके हैं, रिचर्ड एटनबरो, सब लोग उससे कंपेयर करेंगे। गलतफहमी है लोगों की। कश्मीरी पंडित भारतीय नहीं है क्या? तो लोग कहते हैं नफरत यहीं से फैलती है। जो लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं उन्होंने कहा हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो ये जो पूरी पॉलिटिक्स है कम्युनल, इसी तभी तो फिल्म का डायलॉग है, आपने ट्रेलर देखा है, उसमें दर्शन कुमार कहते हैं कि क्या कारण है 78 साल बाद आज़ादी के हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं जिसके कारण पार्टीशन हुआ। क्या हम आज़ाद हैं? और अगर आज़ाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? आज बेबस कौन है? मैं और पल्लवी। तो एक हाफ पेज का आर्टिकल उसके ऊपर अमर उजाला ने ही लिखा था और वो फ़ोटो छापी थी उनने। तो मेरे ऑफिस में सबसे प्रोमिनेंटली फ्रेम करके जो फ़ोटो लगी हुई है वो अमर उजाला की वही फ़ोटो लगी हुई है जो मेरे गाँव के घर की है। नमस्कार, अमर उजाला के न्यूज़ रूम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित चौधरी और मेरे साथ मेरी सहयोगी पल्लवी भी हैं। और आज अमर उजाला का जो न्यूज़ रूम है वो दो खास मेहमान हमने आमंत्रित किए हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं कई चीज़ों को। लेकिन आज का जो हमारा इंटरव्यू है, हमारा जो पॉडकास्ट है, वो आखिर क्यों खास है, ये दो मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त हैं, इनकी जो मौजूदगी है वो आपको बताएगी। वो किस्से बताएंगे, वो कहानियाँ बताएंगी जो हमारे दोनों किरदारों के साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आपको तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बहुत ही डैशिंग, बहुत ही स्मार्ट डायरेक्टर जिन्हें आपने हाल ही में कई बेहतरीन फिल्मों के लिए जो है वो जाना है, और एक बार फिर उनकी एक नई फिल्म आ रही है द बंगाल फाइल्स, और उसी को लेकर हम बात उनसे करेंगे। हमारे साथ हैं विवेक अग्निहोत्री सर, और साथ ही साथ है हमारे साथ बहुत ही गॉर्जियस पल्लवी जोशी मैम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा हमने कहा कि आज हमारे साथ दो पल्लवी हैं, एक पल्लवी जोशी मैम है और साथ ही साथ मेरी सहयोगी पल्लवी भी। बिल्कुल सुमित, और चूँकि आज वक्त बहुत बेहतरीन है क्योंकि हमारे साथ एक बहुत फेमस डायरेक्टर मौजूद हैं, हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत अभिनेत्री मौजूद हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। एक सवाल मैं चाहूँगी सर, आपकी इजाज़त हो तो सबसे पहला सवाल मैं पल्लवी मैम से लेना चाहूँगी। मैं कह रहा हूँ अभी उनसे पूछिए, दूसरा भी उनसे पूछिए, तीसरा भी उनसे पूछिए और अंत का भी उनसे पूछिए, बीच में मुझसे पूछ लीजिए। मैं बहुत बोलता हूँ इसलिए मुझे कम बोलना चाहिए। नहीं सर। अच्छा पल्लवी मैम, 1996 का वो दौर जब आपकी एक सीरियल आई दूरदर्शन पर, आरोहन जी, उसकी स्क्रिप्ट आपने लिखी। एक ऐसा सीरियल जिसकी टीआरपी आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। 1996 से 1997 लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया। आपने उस पूरी सीरियल में ये बताने की कोशिश की कि एक लड़की के लिए नौसेना में जाना, वहाँ भर्ती होना कितना मुश्किल हो सकता है। उसके बाद आज आप एक प्रोड्यूसर हैं, फेमस एक्ट्रेस तो हमेशा से रही। सबसे बेहतरीन रोल आपको खुद के लिए कौन सा लगता है और सबसे चैलेंजिंग कौन सा लगता है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आरोहण याद है अभी भी। वो एक बहुत स्पेशल शो था मेरे लिए क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला प्रोडक्शन आरोहण था। और हमारी स्क्रिप्ट राइटर की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी एन वक्त पे, तो इसलिए वो स्क्रिप्ट मुझे लिखनी पड़ी पूरी। तो 13 एपिसोड लिखे भी, प्रोड्यूस भी किया, काम भी किया। तो कुछ एक शॉट्स में, चूँकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था, इतने सारे हैट्स पहनने की आदत नहीं थी, तो कुछ एक शॉट्स में अगर आप गौर से देखेंगी तो चेहरे पे हवाइयाँ भी नज़र आती हैं। हम तो बड़ा कॉन्फिडेंट देखते थे उस समय, आपको कितनी कॉन्फिडेंट लगती थी आप उस वर्दी में खास तौर से। चलिए, सो आई एम बेटर एक्टर देन आई थिंक आई एम। चैलेंजिंग मैं बताऊँ, जैसे जैसे किरदार आते जाते हैं वैसे वैसे आपके चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं। क्योंकि मैंने काम तो खैर बचपन में शुरू किया था, लेकिन जब से मैं बड़ी हुई और मैंने कॉन्शियसली डिसीजन लिया कि अभी मैं अभिनय ही अपना करियर जब मैंने चुना, तो वो 1985 की बात है। तो तब से लेके जैसे जैसे किरदार आते गए, जैसे जैसे बेहतरीन डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, जैसे अमोल पालेकर हैं, गोविंद हिलानी हैं, श्याम बेनेगल हैं, सुधीर मिश्रा, सुधांशु उनके भाई, रमेश सिप्पी जी। तो आई हैव बीन वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टर्स क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया।
अभी हाल फिलहाल कुछ सालों से एक बहुत बेहतरीन डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी के साथ मैं काम कर रही हूँ। तो जैसे जैसे मुझे किरदार आते गए, चैलेंजेस बढ़ते गए, क्योंकि किरदार भी अच्छे थे और जीवन का अनुभव भी आपको बहुत कुछ सिखाता है, तो उसमें जितना पता था उससे थोड़ा और ज़्यादा कुछ डालने की कोशिशें हमेशा रही है। लेकिन इस बार जो एक गुगली आई है माँ भारती के रूप में, उसने तो मेरी रातों की नींदें उड़ा दी थी। तो अभी जब ये फिल्म रिलीज़ होगी और लोगों का रिएक्शन आएगा, तब मेरे ख्याल से मेरी सांस आएगी, या तो मेरी नींदें हमेशा के लिए उड़ जाएंगी, आइदर और। लोगों का रिएक्शन आ चुका है। हमने अमेरिका में अभी 12 स्क्रीनिंग्स की जी, गए तो 2 के लिए थे, डिमांड इतनी बढ़ गई 12 हो गई। आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद सारे वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं सोशल मीडिया में, यानी लोग माँ भारती के सीन्स में रो रो के थक गए, और फिल्म ख़त्म होने के बाद दे जस्ट सेड कि ऐसा हमारे दिल को किसी ने छुआ नहीं। बहुत कठिन रोल था जो उसको बहुत अद्भुत तरीके से पल्लवी ने निभाया। पर एक आपको बात बताऊं, आरोहन की आप बात कर रही थी, पल्लवी ने जब वो लिखा और उसको सैंक्शन कराया और जब प्रोड्यूस किया, तो इनकी उम्र कितनी थी आप पूछिए। 69 आपका बर्थ है आई थिंक, और 1996 नहीं, वो 1992 में चालू हुआ, वो शुरू हुआ था। अच्छा, हाँ, तो क्या 23 इयर्स 23 में 23 साल आपने उसको एग्जीक्यूट किया। हाँ। अच्छा, और तब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। आरोहण का पूरा जो मेरा दिल्ली का दौर था, क्योंकि मुझे दिल्ली आना पड़ता था काफ़ी परमिशंस के लिए, यही नेवी से परमिशंस, दूरदर्शन से परमिशन। तो तब मेरा एक ऑफिस से मैं यहाँ पे ऑपरेट करती थी, और वो ऑफिस था इनका एक, तब इनकी एड एजेंसी हुआ करती थी आर्ट बीट नाम से जी। अच्छा। तो आई यूज्ड टू ऑपरेट इन दिल्ली आउट ऑफ हिज ऑफिस, और जब ये एड फिल्म्स बनाने बॉम्बे आते थे तब ही यूज्ड टू ऑपरेट आउट ऑफ माय ऑफिस। सो वी यूज्ड टू बी फ्रेंड्स बैक देन। हमारा पुराना से पहले से म्यूचुअल हो रहा है। तब से प्लान था क्या? अच्छा मैम, आपने तो जो है श्याम बेनेगल साहब का भी जिक्र कर दिया, सिप्पी साहब का भी जिक्र कर दिया, और बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री साहब का भी जिक्र कर दिया। मज़ा किस में ज़्यादा आया? घर परिवार वाली बात भी थी क्या कुछ? मज़ा तो सबके साथ आया। मैंने सीखा बहुत कुछ अमोल पालेकर और श्याम बेनेगल जी से। वो सही मायने में मेरे गुरु हैं दोनों, ये मैं कहती हूँ। तो सीखने की जो एक चाह होती है उनके साथ, वो मेरी बहुत फुलफिल तो नहीं हुई पूरी तरह से, मतलब और भी काम करना चाहती थी मैं उनके साथ। लेकिन मज़ा आप कहेंगे तो इन्हीं के साथ आता है, क्योंकि घर की बात भी हो जाती है, और एक इतना कंफर्ट लेवल है हम दोनों का, और ट्रस्ट इतना ज़्यादा है एक दूसरे को लेके, कि विवेक मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे कुछ उस तरह से बताते हैं कि ये करना है वो करना है, और मैं भी उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती नहीं। जैसे बाकी एक्टर्स कुछ पूछ लेते हैं, मुझे पता होती है बातें, क्योंकि वो एक जो मियाँ बीवी की ट्यूनिंग है, वो कंफर्टेबल तो विवेक सर बता देंगे अभी। विवेक सर एज एन एक्टर, जब, क्योंकि हम देख रहे हैं कश्मीर फाइल्स, उस शुरुआत में चॉकलेट से लेकर वैरायटी ऑफ जो एक्टर्स के साथ आपने काम किया है, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। अभी हमने कश्मीर फाइल्स में भी देखा, ताशकंद फाइल्स के अंदर भी हमने देखा, अब बंगाल फाइल्स के अंदर आप लोग अलग अलग जो एक्टर्स के साथ आए हैं। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग किसी एक्टर के साथ लगता है? कितना कंफर्ट जोन रहता है? बिक्र जो है चक्रवर्ती साहब आते हैं, अनुपम खेर साहब आते हैं, ख़ुद पल्लवी मैम आती हैं, कितना कंफर्टेबल रहता है? देखिए, मेरा क्या है कि मैं और भी किसी और की भी फिल्म देखता हूँ जी, तो मैं जिस चीज़ से मूव होता हूँ, जो चीज़ मेरे को बांधती है उस फिल्म से, वो परफॉर्मेंसेस होते हैं। और मैं तो जब कुछ भी देखता हूँ, अच्छा जब परफॉर्मेंस होता है, भले कॉमेडी हो चाहे एक्शन हो, तो मैं तो रोने लगता हूँ, मेरी आंखें लाल हो जाती हैं, सूज जाती हैं। मैं बहुत एक खुशी के मारे ओवरवेल्म, क्योंकि क्या है, एक्टिंग मैजिशियन है। स्क्रिप्ट तो हम लिख सकते हैं, पर उसको मैजिक में कन्वर्ट करना एक्टर का काम है जी। वही है जो उसमें आत्मा डालता है। देखिए, आत्मा किसी चीज़ में कौन डालता है? ईश्वर डालता है, और उसके बाद ये एक्टर डालते हैं। एक्टर आपको बिलीव करा देते हैं ऐसे ही हो रहा है। जब आनंद फिल्म में राजेश खन्ना मरते हैं तो लोगों को लगता है मेरा ही बेटा मर रहा है, मेरा ही भाई मर रहा है। वो इतना असली लगता है कि आप, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस होता है। मैं खुशकिस्मत रहा कि मेरी जो पहली फिल्म थी चॉकलेट, उसमें मुझे इरफान खान साहब के साथ काम करने का मौका लगा, और अनिल कपूर थोड़े अलग तरह के एक्टर हैं, इरफान अलग तरह के थे।
और बीच में एक सिलसिला हुआ जब मैं टिपिकल बॉलीवुड टाइप की फिल्मों में फंस गया, जहाँ पे जनरली इमेज ओरिएंटेड एक्टर्स थे, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। और जब से मैंने ये बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम से फिल्म बनानी शुरू की है, मैं 2-4 मैजिशियंस के नाम तो आपको बता ही सकता हूँ, पर मेरी फिल्म में हर एक्टर मैजिशियन होता है, कुछ ना कुछ वो कमाल करता ही करता है। तो जैसे हमने बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम छोटी सी फिल्म थी, उसमें अरुणोदय, आप देखिए उसका कैरेक्टर, क्या एक्टिंग की उसने, आपको लगेगा ही नहीं कि ये लड़का जेन जी का स्टूडेंट नहीं है, जबकि रियल लाइफ में वैसा नहीं है वो। फिर उसके बाद ताशकंद फाइल्स हमने की, उसमें सारे ही एक्टर अच्छे थे, पंकज त्रिपाठी थे, सब नेशनल अवार्ड विनर एक्टर्स थे, मिठुंदा थे, पल्लवी थी, सबने बहुत अच्छा। पर उसमें एक नई लड़की थी, देखिए श्वेता बासु प्रसाद जी, आप देखिए उसका कैरेक्टर, जर्नलिस्ट बनी थी, लोग हिल गए देख के उसका रोल। फिर हमने अभी जब बनाई ये कश्मीर फाइल्स, उसमें आप दर्शन कुमार का रोल देखिए, उसमें आप पल्लवी का रोल देखने वाले तो लोग कहते थे कि वी हेटेड यू। यस, मुझे भी यही लगा था, कहते थे मैं नफरत करते हैं हम तुमसे। अच्छी बात है, इनका डायलॉग जो है वो मीम बन गया है कि सरकार किसी की, वो सिस्टम तो हमारा है। मिठुंदा का रोल तो मेरी हर फिल्म में अच्छा होता है, पर अगर आप पूरे उसमें पूछें तो मैं सच बता रहा हूँ, मुझे जिनने सरप्राइज किया, जिनको मैं सोच नहीं सकता था, महान एक्टर पर इससे भी कुछ ऊपर जा सकता है, 10 में से 10 ही नंबर आ सकते हैं, 10 में से आप 11-12 नंबर कैसे ला सकते हैं, 15 कैसे ला सकते हैं। तो वो 3-4 एक्टर्स हैं, जो एक तो दर्शन कुमार नए एक्टरों में, श्वेता बासु प्रसाद नए एक्टरों में जी, और जिन्होंने मेरे साथ काम किया, बाकी उसके अलावा तमाम अच्छे एक्टर हैं इंडस्ट्री में, और मिठुंदा और पल्लवी, ये 2 लोग अगर नहीं होते तो ये ट्रिलॉजी बन ही नहीं सकती थी, संभव ही नहीं है, क्योंकि ये इन लोगों ने इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसेंड, मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाना एक ऐसे एरिया में। और आप अभी जब ये फिल्म देखेंगे, ये वाली, इसमें दोनों ने इतना अद्भुत रोल किया, दर्शन का भी बहुत कमाल। इस फिल्म में तो हर एक्टर, एक लड़की है जिसका 10 सेकंड के लिए आती है, सिर्फ डायलॉग भी नहीं है, सिर्फ ऊपर देखती है, आप उसी में हिल जाएंगे देख के उसको जी। पर इस फिल्म में जो मिठुंदा का रोल है, वो ज़बान उनकी कटी हुई है, उनका पुरुषांग काट दिया गया है, और वो भिखारियों की तरह घूमते हैं। मिठुंदा वो बन गए, लिटरली बन ही गए वो। आप फिल्म देखेंगे आपको लगेगा नहीं, आपको मिठुंदा ही नहीं नजर आएंगे। और दूसरा पल्लवी का माँ भारती का रोल था। देखिए भारत माता का रोल को मदर इंडिया नाम से नरगिस दत्त ने किया है, पर वो रोल एक माँ का था जिसके 2 बेटे हैं, वो मदर इंडिया नहीं थी। शी वॉज लाइक अ मदर ऑफ एनी इंडियन, बट शी वॉज नॉट माँ भारती, शी वॉज नॉट भारत माता। पल्लवी इज प्लेइंग माँ भारती, जैसे कोई रियल सरस्वती प्ले करे या दुर्गा प्ले करे। और एक बूढ़ी लाचार माँ भारती जो दंडित की गई है, खंडित की गई है, जिसका इतना उसको प्रताड़ना हुई है, जिसने गुलामी सहन की है, उसका एक अंग काट के दे दिया गया दूसरे देश को, वो आज उसे याद भी नहीं, आधे से अधिक चीज़ें। इतना लेयर्ड है, डिमेंशिया भी है, बुढ़ी भी है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप ये फिल्म देखेंगे, मैं बता रहा हूँ, भारत के सिनेमा के इतिहास में ये वन ऑफ द आइकॉनिक परफॉर्मेंस है, और ये फिल्म जो है ये मास्टर क्लास ऑफ एक्टिंग है। पल्लवी मैम को इस पिक्चर के अंदर बिल्कुल नहीं, लेकिन जो हमने ट्रेलर में देखा मैम, जितना हम देख पाए, हालांकि आपने उसे डिस्क्लोज नहीं किया है, लास्ट में देखा, थोड़ा सा दिखता है एक फ्रेम। फिल्म में देखिए आप वो फ्रेम कैसे किया, कि पल्लवी मैम को कैसे सोचा आपने कि ये बेस्ट है इसके लिए। देखिए जब मैं उसको लिखने लगा तो एक रफ आइडिया आया, तो मैं पल्लवी को ऐसे ही बोलने लगा कि इसमें तुम्हारा 100 साल का रोल है, एक 100 साल की बूढ़ी का रोल कर रही हो तुम। मेरे दिमाग में ऐसे ही आया, और मैं जब उसको लिख रहा था तो वो इतने कॉम्प्लेक्स उसके डायलॉग्स हैं। देखिए एक औरत को डिमेंशिया भी है, वो पास्ट और प्रेजेंट में उसे डिफरेंस नहीं पता है, लेकिन वो जो बोल रही है वो आपके दिल पे लगेगा एक एक चीज़, चाहे वो कुछ भी हो। तो जब मैं लिख रहा था मैंने कहा मैं ऐसा कौन से एक्टर को, जो जिंदा एक्टर्स हैं उनमें मैं कौन ऐसा है जो इन डायलॉग्स को एग्जैक्टली वैसे ही बोले जिस मर्म और जिस तात्पर्य से मैं लिख रहा हूँ उसको, उसकी आत्मा। मुझे पल्लवी के अलावा कोई नाम नहीं आया, पर इनने भी नहीं, इन्हीं से पूछिए आप, इन्होंने पहले मना, या आखिर तक मना करती है लास्ट। और इसी में एक मेरा भी सवाल है, आपने उस रोल के फ्रेम में कैसे देखा था? अरे बहुत कठिन था भाई ये। मैं तो विवेक को यही कहती रही कि तुम प्लीज़ किसी एक वृद्ध महिला को ही कास्ट करो, वृद्ध एक्ट्रेस अपने यहाँ हैं उनको कास्ट करो, क्योंकि माँ भारती का उस तरह से दिखना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी एक जो कल्पना होती है दादी की, जो प्यारी सी दादी हमारी घर पे
खटिया पे पड़ी रहती है, कभी याद नहीं होता, नाम लेती रहती है। अगर आपकी दादी हो तो सुमित, अरे भाई सुमित कहाँ हो भाई सुमित, ये जो एक है ना। और फिर आप उनके पास जाएंगे, आपको खूब प्यार व्यार करेंगी। मम्मी की शिकायत लगाएंगे आप तो फिर आपकी मम्मी को आप डांटेंगी भी, और फिर बाद में कहेंगी ये लो बेसन का लड्डू खा लो। एक वो छवि है दादी की, वो होनी बहुत ज़रूरी थी। दूसरा, इतने लेयर्स हैं इसमें, तो डिमेंशिया है, फिर जीती पास्ट में है और रहती प्रेजेंट में है। किसी आदमी को अपना पुराना बॉयफ्रेंड समझती है, लेकिन उससे बात ऐसे करती है जैसी उसकी बेटी हो, क्योंकि उसमें बाप भी नज़र आता है और कभी कभी उसकी माँ भी बन जाती है। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी इस कैरेक्टर में। मैंने कहा कॉम्प्लेक्सिटी तो मैं समझ सकती हूँ, इट्स अ चैलेंज फॉर एन एक्टर। मैं दिखूँ कैसे और मैं हाउ डू आई प्ले इट, क्योंकि आज तक मैंने रेफरेंस के लिए सब मैं रोल्स देखने लगी, तो रेफरेंस में आज तक जितने मिडल एजड लोगों ने ओल्ड एज के रोल्स किए, फॉर सम रीज़न सब लोग इस तरह से बात करते हैं। एंड आई सेड आई डोंट वांट टू डू दैट, यू नो, कम व्हाट मे, बिकॉज ये स्टीरियोटिपिकल करना नहीं है इसको। अब मैं सोचती रही क्या करूं, वो बॉडी लैंग्वेज से ही आना ज़रूरी था। तो मैंने सब कुछ घर पे शुरू कर दिया, मतलब धीरे से उठना, झुक के चलना। मैंने कहा ये 78 साल का जो बोझ है इंडिपेंडेंस के बाद का, वो ढो के चल रही है ये, तो इसके कंधे तो झुके होंगे। और फिर वो मैं घर पे प्रैक्टिस किया करती थी, आईने के सामने प्रैक्टिस किया करती थी। फिर मैंने अपने जाके बाल कलर करवाए। अच्छा, वो बिखरे बालों के पीछे का क्या लॉजिक है? मैं बताती हूँ। विग तो हमने यूज़ की यहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ से विग लगा रही थी तो वो बहुत नकली लग रहा था। तो मैंने कहा आई विल गो एंड ब्लीच माई हेयर। तो मेरी जो हेयर ड्रेसर थी वो तो ऐसी चढ़ गई मेरे ऊपर, कहती है यू स्पॉइल योर हेयर। मैंने कहा जो होना है होने दो, मैं शक्ल देखूंगी अपनी आईने में तो मुझे ये तो समझ में आया कि मैं बुढ़ी हूँ, तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगी। तो जो उसने मेरे बाल ब्लीच करवाए, उसके बाद जो मेरे फ्रिजी हुए बाल वो सारे ऐसे ही हो गए वो बैठ ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा चलो ये ऐसे ही सही। उसको अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और इतनी वो लॉस्ट हैं, तो वो दिन में 10 बार थोड़ी ना कंघी करती होगी। सुबह एक बार कुछ जूड़ा वूड़ा बना लिया, तो आईना भी नहीं देखती होंगी शायद वो। तो हमने उस तरह से वो डिज़ाइन कर लिया कैरेक्टर। फिर एवरी टाइम आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने कहा यार ये तो अच्छी बुड्ढी लग रही हूँ, ये तो सही बुड्ढी लग रही हूँ। करते करते फिर मेकअप, कॉस्ट्यूम, लिटिल बिट ऑफ VFX, हिज इनपुट्स, माई थिंकिंग, करते करते हम लोग सेट पे पहुँचे। नहीं आप देखिएगा। सर एक सवाल, फिर मेरा एक सवाल पल्लवी मैम से भी होगा। अनुपम खेर सर को आपने गांधी के रोल में कास्ट किया है, उनको कैसे उस फ्रेम में ढालने की कोशिश किया, देखा कैसे आपने, ये कैसे पता चला कि वो इस रोल में फिट होंगे? हालांकि अनुपम खेर कश्मीर फाइल्स में भी रहे, आपकी ज़्यादातर फिल्मों में वो रहते हैं, रिपीट करते हैं आप अपने कास्ट को, लेकिन फिर भी हम ढूंढ रहे थे काफ़ी लोगों पर। शुरू में आया था ख्याल अनुपम खेर का, फिर वो फिर ये भी लगा कि अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग ये सोचें अनुपम खेर हैं, गांधी गांधी लगना चाहिए। तो हमारे एसोसिएट डायरेक्टर हैं मनन अग्निहोत्री, तो उन्होंने एक दिन एक फ़ोटो जो थी उसको, आजकल तो सब लड़के बच्चे फ़ोटोशॉप कर ही लेते हैं, तो उन्होंने बना के दिखाया और हमने कहा यही है गांधी। पर उसकी कहानी भी मज़ेदार ये है कि जब खेर साहब को पहले ऑफ़र किया था तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला यार ये गांधी तो इतना प्ले कर चुके हैं, रिचर्ड एटनबरो सब लोग उससे कंपेयर करेंगे। नहीं रिचर्ड एटनबरो बोला मैंने, सही नहीं, बेन किंग्सली, बेन किंग्सली। तो उन्होंने मना कर दिया। हमने ठीक है, फिर हम किसी और को कास्ट करने लगे, तो कर ही लिया था लगभग। फिर उनका फ़ोन आया एक दिन कई दिनों बाद, कहले यार मैं बहुत सोच रहा था, नहीं मैं ये रोल करूँगा। अरे मैंने कब मर गए, फिर उस बंदे को कैंसिल किया। फिर खेर साहब कई दिन बाद उनका फ़ोन आया, कहले विवेक सॉरी मैंने तुम्हें बोल तो दिया था, पर अब मैं सोच रहा हूँ यार ये रोल मैं नहीं करूँगा। तो हमने कहा एक बार सोच लीजिए दिल से, पक्का ना? कहते हैं हाँ पक्का। तो फिर मैंने गुजरात में एक एक्टर हैं, वो गांधी का कर भी चुके हैं, थिएटर एडिटर, तो उनको कास्ट किया। वो उनसे बोला आप आइए मिलने हमसे इस वीकेंड पे। तो जिस दिन वो आने वाले थे उसके एक दिन पहले खेर साहब का सुबह सुबह फ़ोन आया, पल्लवी थी, कहले आप शाम को क्या कर रहे हैं? मैंने कहा क्यों बताइए? कहले मैं आपके घर खाना खाने आ रहा हूँ। अरे आइए, आते भी रहते हैं। तो आए, कहने लगे देखिए आज मैं खाना खाने तो आया हूँ, लेकिन आपको ये बताने आया हूँ कि ये रोल मैं करूँगा। मैंने मर गए, कल सुबह वो बंदा आ रहा है अहमदाबाद से, अब क्या करूँ मैं? तो मैंने उससे बात की, फिर मैंने कहा कि खेर साहब इसके लिए तो देखिए मेहनत करनी पड़ी, हाँ करूँगा। मैंने आप तो नॉनवेज वगैरह इतना खाते हो तो क्या करोगे? कहने लगे वो सब छोड़ दूँगा।
और उसके बाद हम वहीं से उनने छोड़ दिया, मिठाई आई तो खाई नहीं उसी दिन, और वहाँ से उनने फिर तैयारी की। और दूसरा हमारा ब्रीफ ये था, मैंने कहा देखिए गांधी दिखना तो बहुत आसान है, किसी को भी बच्चे, आप देखिए ना हर 2 अक्टूबर को अभी आएगी 2 अक्टूबर, सारे बच्चे गांधी बन कर लठ लेके और विग लगा के जाएंगे, आधे से अधिक गांधी भी लगेंगे, बड़े होके उनकी फ़ोटो भी छपेंगी। गांधी दिखना बड़ा आसान है, पर गांधी की तरह महसूस करना और सोचना बहुत कठिन है। तो पर खेर साहब ने वो किया और फिल्म में बहुत तारीफ हुई उनकी, जिन लोगों ने देखा है उसको। उन्होंने पूरा 1 साल उन्होंने नॉनवेज नहीं छोड़ दिया, उन्होंने ड्रिंक्स छोड़ दिए, और मिठाई उनकी इतनी प्रिय है, मतलब आप उनको खाना मत दीजिए, मिठाई दे दीजिए। उनके 2 पेट हैं, खाने का एक मिठाई का। अच्छा। वो उन्होंने बंद कर दी, और हम कभी उनके सामने खाते थे तो ऐसे देखते थे उनको कि मेरे सामने मत खाओ, मुझे 1 साल तक खाना नहीं है करके। तो ये किया उन्होंने। तो अच्छा पल्लवी मैम, एक सवाल फिर सुमित पूछ लीजिएगा प्लीज़। रिसर्च जब सर करते हैं फिल्मों पर, चाहे वो कश्मीर फाइल हो, ताशकंद फाइल हो, बंगाल फाइल्स हो, उन रिसर्च के बीच में आप भी रिसर्च करती होंगी। कभी ऐसा होता है कि आप दोनों सोचते हैं कि उस कहानी का बैलेंस बनाना, उस कहानी से कोई सही चीज़ ना खिसक जाए, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना? बड़ा अच्छा सवाल करती हो तुम यार। वाह कमाल है, देखो छुपी रुस्तम निकली है तो। वाह। नहीं, रिसर्च की हमारी जो प्रोसेस है ना वो बहुत, वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वो इसलिए कि जो पढ़ने में आए और कुछ एक चीज़ अच्छी लगे उसको फिल्म में हम लोग नहीं डालते। उसके लिए बाकायदा उस पीरियड के न्यूज़पेपर्स, उस पीरियड के आर्टिकल्स, मैगज़ीन रिपोर्ट्स जो भी हैं, फिर लोग अगर कोई जीवित हैं तो उनसे जाके इंटरव्यू लेना, पॉलिटिशियंस से बात करना, पॉलिसी मेकर्स से बात करना, हिस्टोरियंस से बात करना, एजुकेशनिस्ट से बात करना, ऐसे बहुत सारे ज़रिए हैं हमारे। और उन सारे ज़रियों में से जो ट्रूथ उभरता है, जो एक कॉमनैलिटी जो निकलती है, उसको हम मानते हैं कि हाँ ये सही है, क्योंकि ये सब ने इसकी पुष्टि की है, तो फिर ये सही है, इसको किनारे कर दो। फिर दूसरी चीज़ के खोज में निकलते हैं, फिर दूसरी कहानी या दूसरा किसी ने कुछ कहा हो, किसी का कुछ स्टेटमेंट हो, उसको फिर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए ऐसे रिसर्च में समय भी लगता है, और करते करते रिसर्च तो आपके पास इतना सारा हो जाता है, लेकिन फिल्टर डाउन करके जो आता है आपके पास, बंगाल फाइल्स में तो वो भी इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें से कहानी निकालना और उसके इर्द गिर्द सारे चीज़ें वही के वही रखते हुए, स्टेटमेंट्स वही रखते हुए, इंसिडेंट्स वही रखते हुए, उसको एक धागे में पिरोने का काम विवेक का होता है, और वो पता नहीं किस तरह से करते हैं। बंगाल फाइल्स के वक्त तो मुझे याद है कि हमने कुछ 6 अलग कहानियाँ लिखी, 6 अलग कहानियाँ लिखी, पूरी की पूरी। और हमको सबको लग रहा था कि नहीं वो हो नहीं रहा है, सबको नहीं, इन्हीं के कारण लिखी। जब भी वो स्क्रिप्ट सुनाते थे, पल्लवी कहती कैसी है, हाँ अच्छी है, हाँ बस जैसे इसने कहा अच्छी है, पर हाँ मैं समझ, मैं वहीं मेरा दिमाग चलने लगा। 2 दिन 3 दिन के अंदर फिर से नए सिरे से पूरा लिख चला, पूरी नई स्क्रिप्ट, नए किरदार, सब कुछ नया। ऐसे करते करते कुछ 6 बार हमने स्क्रिप्ट बदली। उसके बाद एक बार हमने जब टेबल रीडिंग की, तब हमने कहा हाँ हो गया, ये हो गया, अब ये सही है। फिर उसके बाद फिर उसमें शुरू हुआ कि इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। विवेक ने काफ़ी चेंजेस किए उसमें। फिर उस स्क्रिप्ट के लगभग हमारे 18-19 ड्राफ्ट बने, तब जाके हमने फिल्म शूट की। आप जैसा पल्लवी मैम ने कहा कि रिसर्च करते हैं, उसके बाद पूरी स्क्रिप्टिंग होती है, जो पूरा स्क्रिप्ट फाइनलाइज करते हैं, और उसके बाद वो एडिटिंग टेबल पर जब आती है पूरा कैरेक्टर जो सब उसमें ऐड करते हैं आप, उसके बाद उसका प्रोसेस फिर कौन सा है, वो जो पल्लवी मैम को भी नहीं पता है? वो प्रोसेस ये है कि आज मैम को पता चल जाएगा। वो प्रोसेस ये है कि मैं एडिटिंग, मेरे को आई लव एडिटिंग, मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। तो वहाँ बैठ के फिर से एक बार कहानी लिख देते हैं, और मैं जनरली काफ़ी लंबा भी शूट करता हूँ, तो फिर वो करते हैं। जैसे कि ये फिल्म को जब CBFC का सर्टिफिकेट मिल गया जी, और हम अमेरिका जा रहे थे उसकी स्क्रीनिंग के लिए, सब कुछ DCP यानी फाइनल वो बन गया, और बस हम जा ही रहे थे, अचानक से लास्ट मिनट पे मैंने उसका पूरा का पूरा
ऊपर नीचे कर दिया, मतलब ड्राइंग रूम को बेडरूम बना दिया, बेडरूम को किचन बना दिया, बाथरूम को स्टडी रूम बना दिया, ऐसे पूरा स्ट्रक्चर ही उसका चेंज हो गया, पूरा क्लाइमैक्स ऊपर नीचे ऐसे हिला के वो कर दिया पूरा का पूरा। ये इनने खुद पहली बार देखा जाके, जब तो इनको भी नहीं पता था। तो इस तरह से मैं करता हूँ वो, इसलिए क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव भी हूँ लोगों के रिएक्शन का। तो क्योंकि हम फिल्म तो लोगों के लिए बना रहे हैं, खुद के लिए अपनी पंडिताई दिखाने के लिए तो नहीं बना रहे। देखिए साहब हम कितनी नॉलेज रखते हैं, यानी शेर ऐसा सुनाया जो कोई समझ भी नहीं पाया, कहने लगे कुछ समझ में नहीं आया पर सुनने में अच्छा लगा, वैसा नहीं है मेरा। सुनने में अच्छा लगा नहीं, समझ में आना चाहिए। तो मैं जब काम करता हूँ तो जैसे अब आप म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं या साउंड डिज़ाइनर, तो उनके भी जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या बोलते हैं मुझे उससे मतलब नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में तो हर कोई बोलता है वाह वाह क्या बात सर, मास्टरपीस, शोले बना दी शोले। उस झूठ में फंस जाएंगे तो फंस जाएंगे। मैं पीछे बैठ के उनकी बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, वो कहाँ रिएक्ट कर रहे हैं, कहाँ नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, कहाँ इंडिफरेंट हैं। और जब वो कुछ कर रहे हैं और कहते हैं चलो यार सिगरेट पी के आ जाते हैं, तो मुझे समझ में आ जाता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसको ठीक करना है। क्योंकि वरना आदमी अरे अगर फिल्म ऐसी होनी चाहिए 3 घंटे आदमी उठ ना पाए अपनी सीट से, और अब ऐसी बनी है। अब ऐसी है कि जब ख़त्म 3 घंटे 20 मिनट की फिल्म है, 3 घंटे 20 मिनट कोई हिल के दिखा दे तो आपको मैं बोलता हूँ। और सिर्फ वही नहीं, जब फिल्म ख़त्म हो जाती है तो भी लोग नहीं हिलते, 5-7 मिनट सुन वैसे ही बैठे रहते हैं। इसलिए नहीं कि मैंने बनाई है, क्योंकि ये कहानी ऐसी, ये दर्दनाक कहानी जो हमारे डायरेक्ट एक्शन डे, पार्टीशन, नोआखली जेनोसाइड जो है, इसकी ऐसी है कि एक तो आपको पता नहीं है, किसी ने बताया नहीं, और आप जब देखते हैं कहते हैं ये सत्य हुआ है, फिर आपको समझ में आता है सत्य में हुआ है, आपको यकीन नहीं आएगा ऐसा हो कैसे सकता है, इसलिए आप सन्न हो जाते हैं। आपने कहा कि आप बहुत सेंसिटिव हैं। हमने ट्रेलर देखा, आपको शायद यकीन ना हो कि इस इंटरव्यू को करने से पहले हमने उसे बहुत मल्टीपल टाइम्स हमने उसको देखा है हमने, कि आप चाहे उसमें मैम का रोल हो, चाहे मिथुन दा का उसके अंदर रोल हो, अनुपम खेर साहब का अपना माथा पीटना हो, हर चीज़ को हमने बहुत बारीकी से देखने की, समझने की कोशिश की है। लेकिन लास्ट सेंटेंस जो आपने उसमें दिया है कि अगर कश्मीर फाइल्स ने आपको डराया है तो अब, या आपको जो है हर्ट किया है तो अब आप जो है हॉन्ट, ये आप इतने सेंसिटिव होकर ये हॉन्ट करने वाला और बंगाल फाइल्स लाकर जो है डायरेक्ट एक्शन डे का जिक्र करना, ये जहन में कैसे आया? ट्रायलॉजी से अगर आप मुझे कनेक्ट करते हुए बता सकें। देखिए कश्मीर की जो कहानी थी वो दर्द भरी कहानी थी जी, वो हमारे जीते जी हुई है, हमें पता नहीं थी। हमने जब उनकी पीड़ा समझी तो हमें बहुत दुख और दर्द हुआ, हम रोए उसको लेके। लेकिन जो हुआ, जिसके कारण भारत सबसे प्राचीन सभ्यता है विश्व की, उसको 2 टुकड़े में बांट दिया गया जी। यानी इससे दर्दनाक क्या बात हो सकती है। और इसमें बहुत पेन है, इस कहानी में इतना पेन है। कश्मीर फाइल्स मैं कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, यानी पेन ज़्यादा कम नहीं होते, पेन होता है। पर आप यूँ समझिए कि जो मीट मार्केट है कलकत्ता का, छोटी सी आपको वाकया बताता हूँ। ये आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने हमें इंटरव्यू में बताया, वहाँ के जो उस वक्त जीवित थे, 17 साल के थे, कोट अनकोट उनने हिंदी में अनुवाद करूँ बंगाली से, तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह जब निकला वहाँ पे, तो जो मटन मार्केट है जहाँ से रोज़ निकलता था, जहाँ बकरों के खूंटे होते हैं ना, जिसमें बकरे लटके रहते हैं, वहाँ पे नग्न हिंदू महिलाएँ लटकी हुई थी। राइट, उनका ऑब्वियसली रेप हुआ होगा, जो भी हुआ होगा। उनने लिखा है मैं यंग बच्चा था, मैंने पहली बार अपने जीवन में किसी महिला को नग्न देखा था। चील कौए भरे हुए थे, कंकाल फैले हुए थे, वो उनका मांस खा रहे थे। ये इतना, इससे भी ज़्यादा दर्द की कहानी है। फिल्म अब सब नहीं बताऊंगा, फिल्म देखिएगा। लेकिन गुस्सा इस बात पे आता है कि 78 साल से हम उसी सांप्रदायिक राजनीति को चलने दे रहे हैं, जिसके कारण ये सब हुआ और आगे भी होगा। इसलिए कश्मीर में जो उसने अगर आपका दिल तोड़ा है, तो आप बंगाल में जो आज हो रहा है वो अगर आप देख लेंगे तो आपके होश फाकते हो जाएंगे। हॉन्ट का मतलब होश फाकते हो जाएंगे आपके, आप सो नहीं पाएंगे रात को, आपको दोनों तरफ से हॉन्ट करेगा ये। क्योंकि मैंने वो लिखा है जो मैंने महसूस किया जी। और मुझे डर था कहीं ऐसा ना हो कि ऑडियंस ये महसूस ना करे और हंसी मजाक उड़ाए। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने 4-5 हज़ार लोगों ने जो अभी तक देखी है, उन सब देखिए, सोशल मीडिया में भी लिखते हैं कि आफ्टर सीइंग दिस आई कुड स्लीप फॉर फ्यू नाइट्स। यही हॉन्ट का मतलब है। हमने कई जो हैं कमेंट्स देखे हैं पल्लवी मैम,
उसमें जैसा विवेक सर ने भी जिक्र किया, कुछ लोग जो बोल रहे हैं इस बात को कि हाँ हम बंगाल से हैं, ये हमारी ग्रैंड मदर ने इसके बारे में जो है हमें बताया है, उस वक्त जो है वो किस्सा हुआ है। एज अ प्रोड्यूसर जब आप लोग बात करते हैं कि इस चीज़ को फाइनलाइज करने के लिए जब आप जाती हैं, तो आपको लगता है कि ये राइट पाथ है, इस पर जो है विवेक जी को मुझे बोलना चाहिए, तो उस वक्त में एज ए प्रोड्यूसर और एज ए वाइफ आप क्या आपके जहन में चलता है? नहीं, बिल्कुल बोलना चाहिए, 100% बोलना चाहिए, क्योंकि हाँ बहुत जगह बोला भी है, क्योंकि हाँ ठीक है मैं प्रोड्यूसर हूँ इस फिल्म की और मेरा हो सकता है इसमें एक स्पेशल इंटरेस्ट हो, वेस्टेड इंटरेस्ट हो, पर सबसे बड़ा सत्य तो ये है कि मैं एक भारतीय हूँ ना। सही बात। और हम लोग अगर भारतीयों के बारे में बात कर रहे हैं तो कश्मीर फाइल्स हमने बनाई, कश्मीरी पंडितों पे फिल्म बनाई, अब हम बंगाल फाइल्स बना रहे हैं, हम बंगालियों पे फिल्म बना रहे हैं। ये गलतफहमी है लोगों की। कश्मीरी पंडित भारतीय नहीं है क्या? बंगाल में रहने वाले लोग भारतीय नहीं है क्या? तो हम अपने भारतीय लोगों पे फिल्म बना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत में भाषा के हिसाब से सारे स्टेट्स बने हैं, तो इसलिए कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई बंगाली, कोई पंजाबी, वो अपना अपना स्टेट लेके बैठे हैं जी। लेकिन क्या पंजाब पे आपका उतना हक नहीं है जितना महाराष्ट्र पे है? बिल्कुल। क्या तमिलनाडु पे आपका उतना हक नहीं है जितना उड़ीसा पे है, या जितना मेरा महाराष्ट्र पे है उतना ही मेरा बंगाल पे है? मुझे कौन रोक सकता है आज बंगाल जाते हुए? लेकिन मुझे रोका गया, और वो सिर्फ आज की पॉलिटिक्स की वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि एज एन इंडियन मेरी सबसे पहली ड्यूटी ये है कि मैं लोगों को अवेयर करूँ इस बात के बारे में। हम लोग बहुत ब्लिंकर्स लगा के जीना सीख गए हैं, क्योंकि हमारी सारी हिस्ट्री हमसे छुपा दी गई है। एक हाथ दो वाकयात नहीं छुपाए हैं, हमारी सारी हिस्ट्री हमसे छुपा दी गई है। तो जो सारी हिस्ट्री पे ही पर्दा डाला हुआ है वो किसी एक एजेंडा के तहत ही हुआ है, वरना क्यों इतना सारा क्यों छुपा के रखते हैं? आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है? आज के बच्चों को मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि मेरे भी बच्चे बड़े हो गए हैं, तो आई डोंट नो अभी का करिकुलम क्या है, लेकिन मेरे बच्चों का मैं जानती हूँ। उनको एबोरिजिनल्स के बारे में सिखाया जाता था, उनको माउरी कम्युनिटी के बारे में सिखाया जाता था, उनको बॉस्टन टी पार्टी के बारे में सिखाया जाता था। अच्छा है, सीखना चाहिए, वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आप इंडियन हिस्ट्री उनको बताते नहीं। मेरे बेटे को मैंने पूछा था तो उसने कहा था देयर वाज वन लाइन इन, कौन से ग्रेड में मुझे याद नहीं, वी हैड रेड इन वन लाइन अबाउट डायरेक्ट एक्शन डे। कितने लोगों को तो पता ही नहीं है कि डायरेक्ट एक्शन डे नाम की कुछ चीज़ भी हुई थी हमारे भारत में, नोआखली का जेनोसाइड हुआ भी था। तो सबसे पहले तो ये लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है। देन आई विल थिंक एज अ वाइफ, then as a producer. As a producer also it's my duty, and as a wife I think I'm extremely proud of what my husband is doing. We all proud of sir and you also. और पल्लवी जी, जो हिस्ट्री पढ़ाई गई वो झूठ पढ़ाई जाती है। जैसे लिख दिया कलकत्ता में दंगे हुए थे, नोआखली में दंगे हुए, दंगे से लगता है इधर से कुछ लोग हिंदू आए, कुछ मुस्लिम और लड़ाई लड़ी, ऐसा नहीं था। सुहरावर्दी और जिन्ना ने खड़े होकर शहीद मीनार से भाषण में बोला था कि इतने हिंदुओं को कत्लेआम कर दो कि उसके बाद हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए और कलकत्ता पाकिस्तान में चला जाए। ये स्ट्रेटजी थी। तो आप जब तक एड्रेस नहीं करेंगे प्रॉब्लम को, तब तक वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। हमारी फिल्में जो हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा फेवरेट डायलॉग है, फिर से बोल देता हूँ कि हमारे भारत के एजुकेशन या सिस्टम की जो सबसे बड़ी समस्या ये है, जैसे अगर हम और आप सब मिडिल क्लास से ही आते हैं, अपने घरों में जब दीवार में क्रैक आ जाता है, दीमक लग जाती है, पपड़ी निकल आती है, तो उसके ऊपर एक खूबसूरती हम घोड़े की या फूलों की पेंटिंग चिपका देते हैं। बेटियां जनरली बनाती हैं ऐसी पेंटिंग, 9वीं और 10वीं क्लास में वो लगा देती हैं, या कढ़ाई करके कुछ लगा देते हैं ताकि मेहमान को दिखे ना। और या सरकारें जो करती आई हैं कि अगर कहीं दरार है सिस्टम में तो उसके ऊपर इश्तहार चिपका देते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, वाह वाह देखो ये हो रहा है। एज अ स्टोरी टेलर, एज अ फिल्म मेकर, मुझे ये लगता है मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म ये है कि मैं उन इश्तहारों को निकालूं और लोगों से कहूँ यहाँ दरार है, इसकी मरम्मत करो। वाह, बहुत खूब। सर, मैम, हमारे कुछ और भी सहयोगी हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज़ पूछिए। विवेक जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि हम देखते हैं आपने बहुत खूबसूरत मूवीज़ बनाई, हेट स्टोरी आपने बनाई, गोल आपने बनाई, चॉकलेट आपने बनाई। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको ये पोस्टर फाड़ने की ज़रूरत पड़ रही है? अच्छा, तो ऐसा होता है, आप देखिए, एक गरीब घर से कोई लड़का आता है
और सडनली उसका प्रमोशन हो जाए, कहीं कंपनी का CEO बन जाए या अमेरिका चला जाए, तो क्या वो कपड़े तो नहीं पहनता, बदल लेता है ना, फिर वो भाषा भी बदल लेता है, थोड़ा रुआब भी चेंज कर लेता है। लोग अमेरिका जाते हैं, नाम भी बदल लेते हैं। तो आदमी को जैसे जैसे धन आता जाता है वैसे वैसे उसके टेस्ट और उसके तरीके बदल जाते हैं। मुझे कुछ सरस्वती का आशीर्वाद हो गया कि मुझे दूसरी तरह का ज्ञान मिल गया, उसमें धनी हो गया, तो फिर मैंने वो मीडियोकर काम करना छोड़ा और मैं अलग काम करने लगा। इतना ही हुआ और कुछ। आकाश जी। हेलो मैम। पहले मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है कि 3 दशक से ज़्यादा का आपका करियर हो गया है, इसमें आपने तरह तरह के अलग अलग तरह के कई किरदार निभाए हैं, कई अच्छे अच्छे रोल्स किए हैं जो कि अभी तक हमारे लोगों के जहन में रहते हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल्स के प्रोफेसर जी हों या फिर ताशकंद फाइल्स का रोल हो। तो अभी कोई ऐसा किरदार है जो आप अपने आगे आने वाले दिनों में किसी अपनी लाइफ में करना चाहती हैं, या जो आपके एक कहते हैं कि ड्रीम रोल है कि मैं एक बार ये रोल निभाना चाहूँगा? और सर को बोला है आपने उसके लिए, उस रोल करने के लिए कि आपको बनाना है ये? नहीं, ऐसा कोई किरदार तो है नहीं। ये ज़रूर चाहती हूँ कि अब क्या है ना, थोड़ा इन्होंने स्टैंडर्ड बहुत बढ़ा दिया है। महाभारती के बाद कोई नॉर्मल रोल आएगा तो शायद मज़ा नहीं आएगा, तो अपने आप को थोड़ा और मुसीबत में डालने की आदत हो गई है। तो जितना ज़्यादा चैलेंजिंग हो उतना ज़्यादा मज़ा आएगा करने में। चैलेंजिंग रोल्स लेने का जो समस्या मेरे साथ खड़ी हो गई है कि अगली कभी फिल्म बनाऊंगा तो महाभारती से बेटर कैरेक्टर कैसे लिख पाऊंगा, मुझे नहीं पता। आपके लिए चैलेंज हो गया कि मेरे लिए चैलेंज आपने 4-5 महीनों तक आप इतनी सीरियस फिल्मों पर काम करते हैं, 4-5 महीनों तक फिर उन पर बातचीत करते हैं, सालों तक, महीनों तक उन पर फिर बातचीत करते हैं। तो इस बीच में अपने अंदर वो केंद्रीय विद्यालय ग्वालियर वाला बच्चा कैसे जिंदा रखते हैं? वही जिंदा है, इसलिए फिल्म बना पाता हूँ। तुमने बहुत अच्छी बात करी। मैं बहुत जड़ों से जुड़ा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। यानी मैं अभी तो कैमरे में है, लेकिन जैसे ही मैं अपने बचपन के दोस्तों से मिलता हूँ मेरा वही एक्सेंट सब कुछ निकल के आ जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो केंद्रीय विद्यालय से मैंने सिर्फ एक ही बात सीखी थी कि आप देखिए, केंद्रीय विद्यालय की सबसे महान बात ये कि वहाँ सब बराबर हैं। IAS ऑफिसर का बच्चा हो, मंत्री का हो, गवर्नर का हो या एक सूबेदार का हो, लेफ्टिनेंट का हो, सब बराबर होते हैं वहाँ पे। एक ही कपड़े पहनते हैं, एक ही गाना गाते हैं और एक ही तरह से रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ केंद्रीय विद्यालय में होती है, अक्सर नहीं होती है। तो इसलिए लोग मुझे कुछ और भी समझते हो, जैसे कई लोग सोचते हैं अरे आप तो फेमस हो गए, ये हो गए, पर मेरी नज़र में आप देखिए मेरे को कोई भी हो मुझे बराबर ही लगता है। और वही आई थिंक मेरी सबसे बड़ा धन भी है। इसके लिए तो तालियां होनी चाहिए कि वो खुद कह रहे हैं कि ग्वालियर में वो जो जिया है बचपन, उस वजह से वो उन चीज़ों को क्रिएट भी कर पा रहे हैं। कुछ और सवाल भी? सुप्रिया जी। सबसे पहले तो आप दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अरे मुझे बख्शिए। पल्लवी जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि हम इंडस्ट्री में सुनते हैं बहुत ज़्यादा लॉबीज़ होती हैं, ग्रुपिज़म होता है, आपने कभी ऐसा फेस किया है? होता है, मैंने देखा है होते हुए, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें से इसलिए बच गई क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा हीरोइन के रोल कभी नहीं किए। तो जो कैंप्स होते हैं वो ज़्यादातर मेन एक्टर्स को लेके होते हैं। मुझे हमेशा से एक्टिंग में इंटरेस्ट रहा है, तो मैंने 1-2 किए, पनाह तहलका ऐसी फिल्में की जस्ट टू ट्राई माई हैंड एट दैट। लेकिन मैं क्या कहते हैं वो आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द साइड लाइन्स एंड आई सॉ एवरीथिंग हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी। पर मेरे साथ बहुत कम हुआ क्योंकि उसके बाद मैं भी उस कमर्शियल स्पेस से निकल आई। मुझे भी बहुत मज़ा नहीं आता था, वही बहन के रोल मिलते रहते थे कि अपना नहीं भैया, नहीं मम्मा, नहीं, यही सब होता है, कुछ करने को तो होता नहीं। इसमें एक और मैं सवाल जोड़ना चाहूँगी। अभी एक आपकी मूवी आई थी तन्वी द ग्रेट, हम लोग देखने गए थे और बहुत प्यारी मूवी थी, बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई गई थी, स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए सैयारा के साथ वो लगी थी, तो बहुत अच्छी मूवी थी लेकिन भीड़ नहीं थी, लोग देखने नहीं आ रहे थे। उसका क्या रीज़न है? आप कभी सोचती हैं कि इतनी अच्छी मूवी और ऐसे चली गई? अनफॉर्चुनेटली जब तन्वी रिलीज़ हुई उसके 4 दिन पहले हम लोग US निकल गए थे, तो मैं रिलीज़ के वक्त यहाँ नहीं थी। और फिर सैयारा के साथ जो भी हुआ वो हमने तकरीबन 1 हफ्ते बाद हमको सुनने में आया कि ये सब हो गया। तो एग्जैक्ट उसकी वजह क्या है मैं अनुपम जी के साथ बैठ नहीं पाई हूँ, बिकॉज़ हम लोग बंगाल फाइल्स में बिज़ी हैं। पर है बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है, उन्होंने बहुत प्यार से बनाई है वो फिल्म। एक फील गुड स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है, रियल कैरेक्टर पे बेस्ड है और उसमें सारे ही जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, वेरी
वेरी क्लोज टू लाइफ, ऐसी फिल्में बननी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा सा हिलाने की ज़रूरत है कि जब अच्छी फिल्में बनती हैं तो उसको थिएटर में आके सपोर्ट करें। ये सब देखना, ये फिल्म OTT पे बहुत चलेगी, देखिए सब लोग अपने घरों में बैठ के देखिए। आप देखिए मेहंदी, हिना जानती, मेहंदी लगाते हैं ना, तो अच्छी मेहंदी और ख़राब मेहंदी में क्या फ़र्क होता है? ख़राब नहीं, यानी एक इंस्टेंट मेहंदी होती है, वो लगाओ 10 मिनट में काली हो जाती है। लेकिन जो असली मेहंदी होती है वो धीरे 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 लाल होती जाती है और गहरी होती जाती है और लंबे वक्त तक चलती है। दूसरी बात, जो इंस्टेंट जो मेहंदी होती है उसकी खुशबू नहीं होती, और जो असली मेहंदी होती है 10, 15, 20, 25 दिन बाद भी उसकी खुशबू आती है। और इसीलिए आप देखिए शादी होती है तो असली मेहंदी ही लगाई जाती है ताकि 20-25 दिन तो खुशबू में बीते हैं। अच्छा देखिए, हमारे जो न्यूज़ रूम के आप जो शानदार चेहरे सब देख रहे हैं, सभी ने आपके लिए बहुत जो है सवाल तैयार करे। एक बार फिर से हम इनके बीच में जाएंगे, लेकिन पल्लवी में एक सवाल और, क्योंकि आपने जो लॉबी को लेकर सवाल पूछा था वो मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी बंगाल में हुआ है, द बंगाल फाइल्स को लेकर जब ट्रेलर रिलीज़ के लिए आप लोग गए थे, फिर ये क्या है? ये लॉबी का हिस्सा है या किस चीज़ का हिस्सा है? ये क्यों हो रहा है? आपको क्या लग रहा है इसमें? ये तो देखिए, हमारी फिल्म का जो मुद्दा है, जो फिल्म कहना चाह रही है, उसी को इनने साबित कर दिया कि सत्य है। हमारी फिल्म यही तो कहना चाह रही है। ये देश कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति में विभाजित रहता है। जब आपको शायद ना पता हो या पता भी हो कि जब भारत का विभाजन के पहले कांग्रेस को हिंदू कांग्रेस बोला जाता था। उस वक्त की कोई भी किताब, उस वक्त तक की किताब, अब अभी की नहीं, सब में हिंदू कांग्रेस और मुस्लिम लीग लिखा जाता था, राइट। भारत का विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि मुस्लिम लीग सिर्फ मुस्लिमों के हित की बात कर रही थी और हिंदू कांग्रेस चंद हिंदुओं की बात कर रही थी। मुस्लिम लीग में बंटवारा नहीं था। हमारे यहाँ एक था सुभाष चंद्र बोस, वो अलग तरह से सोचते थे। दूसरे, उनका ये कहना था हिंसा का जवाब लड़के ही लेना पड़ेगा। और जो हिंदू कांग्रेस थी वो कहती थी नहीं, हम दोनों में मोहब्बत, दोनों के दिल जोड़ देंगे, वो करेंगे। तो ये जो दोनों थे, इनका जो टकराव आपस में जो हो गया, भारत के लोगों ने थोड़ी डिसीजन लिया पार्टीशन का। इसका तो डिसीजन 8 लोगों में, 8 में भी बाकी तो ऐसे ही था, लेकिन 2 लोगों ने, नेहरू जी और जिन्ना ने आमने सामने बैठ के साइन करके लिया है। तो हमारी फिल्म का ट्रेलर वहाँ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, इसका डिसीजन बंगाल के लोगों ने थोड़ी लिया है। इसका डिसीजन तो एक किसी पॉलिटिशियन ने लिया जिसने पुलिस से कहा जाके इसको रोक दो, जो भी ये देखा जाएगा। अब देखिए, लोग कहते हैं नफरत यहीं से फैलती है। जो लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं उन्होंने कहा हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो ये जो पूरी पॉलिटिक्स है कम्युनल, तभी तो फिल्म का डायलॉग है, आपने ट्रेलर देखा है, उसमें दर्शन कुमार कहते हैं कि क्या कारण है 78 साल बाद आज़ादी के हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं जिसके कारण पार्टीशन हुआ। क्या हम आज़ाद हैं? और अगर आज़ाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? आज बेबस कौन है? मैं और पल्लवी और वो सारे एक्टर, 400 लोग जिनने इसमें काम किया है, और वो लाखों लोग जो इस फिल्म को देखना चाहते हैं, वो बेबस हैं। तो हमको ये पूरा जो शासन का जो ताकत है वो इन लोगों से छीन के, वी द पीपल ऑफ भारत, आप, मैं, ये आपके कैमरामैन, आपके यहाँ चाय बनाने वाला लड़का, आपके यहाँ का ड्राइवर, उससे नीचे उतरो तो वहाँ पे सब्जी बेचने वाला आदमी, उनके हाथ में जब तक नहीं देंगे, उनकी इच्छा से जब तक देश नहीं चलेगा, विभाजित रहेगा। साहिल जी, विवेक से मेरा सवाल आपसे, अभी आपने मुद्दे की बात कर ली, विवाद की बात कर ली, तो मेरा सवाल यही है कि जब भी आपकी कोई फिल्म आती है तो एक विवाद छिड़ जाता है, बहस छिड़ जाती है, तो जो ये आप विवाद छिड़ता है, क्या जो आप टॉपिक्स चूज़ करते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, इस वजह से विवाद छिड़ जाता है, या ये कोई रणनीति होती है जिस वजह से फिल्म पर बात हो सके? देखिए भाई, आप इतिहास पढ़िए विश्व का, जब किसी ने सत्य बोला है विवाद छिड़ा है। गैलीलियो नंबर 1, फिर सोक्रेटिस जहर का ही प्याला दे दिया। विश्व के इतिहास में जिस आदमी ने सत्य को सत्य की तरह बोला है, सबसे विवादित चीज़ दुनिया में कोई है तो सत्य है। और इसीलिए हमारी फिल्म ताशकंद फाइल्स में एक डायलॉग मैंने लिखा था, मेरा सबसे प्रिय डायलॉग पूरे जीवन का है, लोग सत्य नहीं, सत्य की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। सत्य सामने खड़ा हो जाए तो लोग डर के भाग जाते हैं। तो विवाद किसी को बोल दो, यानी किसी को भी बोल दो, आलसी आदमी को बोल दो तुम्हारे जैसी एनर्जी किसी में नहीं है, या किसी को बोल दो तुमसे खूबसूरत आदमी कोई नहीं है, तो कोई विवाद नहीं होगा।
लेकिन आलसी को आलसी बोलोगे तो विवाद खड़ा कर देगा वो 1 सेकंड के अंदर, राइट? प्रतीक्षा जी, बहुत सारे सवाल घर के बाहर वाले हो गए, मैं सोचती हूँ एक दो घर के अंदर वाले भी पूछ लेती हूँ। जब दोनों सेम प्रोफेशन में होते हैं तो आजकल तो आप लोग के ऊपर परफेक्ट कपल और क्यूट कपल होने का भी प्रेशर आ गया है। अच्छा, तो क्यूट भी बोलने लगे आप कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ, कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं अपने, वक्त ही नहीं यार। जो दोनों जब सेम प्रोफेशन में है तो घर के अंदर वो प्रेशर वाला फील होता है या स्ट्रेंथ जैसा फील करते हैं? हाँ क्या है ना, दोनों एक प्रोफेशन के हैं, दोनों क्रिएटिव लोग हैं, तो हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी वर्क करती है काम के स्पेस में। लेकिन घर के स्पेस में एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो काम हम घर पे ले आते हैं, तो जो आप जैसे ऑफिस से घर पे जाते हैं तो घर की बातें होती हैं, कभी ऐसा होता है कि चलो एक हाथ फिल्म देखे, कोई कुछ करे, हमारा वो नहीं होता, हमारा डाउन टाइम नहीं होता कुछ भी। रात को मैं पढ़ रही हूँ, कोई अपनी बुक पढ़ रही हूँ, विवेक कुछ अपना पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं कुछ, रात को 12:30 बजे कहते अरे तुमने ये काम कर दिया था ना दिन में, और मैं 1 सेकंड मैंने किया नहीं किया मुझे याद ही नहीं आता, और उस 10 सेकंड के पॉज में इनको लगता है मैंने किया नहीं है काम, तो फिर उसके ऊपर झगड़ा शुरू हो जाता है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि काम की बातें जो है वो काम के वक्त पे किया करो ना, रात को 12:30 बजे काम की बात क्यों करनी। ये तो मैं दर्शकों के लिए भी ये है कि जो कमेंट्स में लिखते हैं क्यूट कपल, वो बाकी घरों जैसा ही होता है मामला। हाँ हाँ हाँ, अरे बिल्कुल। देखिए बाकी घरों जैसा नहीं होता तो बाकी लोगों की तरह हमारी शादी भी नहीं चलती। बहुत सुंदर। एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। जो फिल्म है उसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ, बंगाल में उसको रोका गया, साफ़ है कि वहाँ रिलीज़ नहीं होने देना चाहती सरकार फिल्म को, पर बंगाल के लोगों का या वहाँ के पब्लिक का आपके पास कोई मैसेज या कुछ इस तरीके की चीज़ें आई हों जो कह रहे हो कि आप तमाम मतलब आप मेरे से मत पूछिए, आप मेरे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं चले जाइए, आपको बंगाली लोग ही लिखते हुए मिलेंगे। ये लिख रहे हैं कि हमने दादा 5 तारीख की छुट्टी ले ली है, तो क्यों ले ली भाई छुट्टी? इसलिए ले ली कि अगर यहाँ पे रुकेगी तो हम ड्राइव करके जाएंगे, उड़ीसा में देख के आएंगे। लोग ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पिताजी ने 7 साल से कोई फिल्म नहीं देखी है, मुझे फ़ोन करके बोला है लौट के आओ ज़रा कलकत्ता, हमको ये फिल्म पहले ही दिन देखनी है। इतना उन्माद है इस फिल्म को लेके, आप कल्पना नहीं करेंगे। आप बस कमेंट्स पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा सर मैम आपसे बात करके। टूनी के किरदार से लेकर माँ भारती के किरदार तक, जब से मैंने होश संभाला है, टूनी का किरदार जो पल्लवी मैम का किरदार था, वो किरदार वाकई काबिल तारीफ़ किरदार था, जिसमें एक डरी और सहमी सी लड़की होती थी। जिसने ना देखी वो फिल्म ये देखेगा, फिल्म का नाम वो छोकरी है, उसको ज़रूर देखेगा। फिर माँ भारती का किरदार ज़बरदस्त किरदार है, ट्रेलर में लास्ट में भले ये नज़र आता है, लेकिन जब फिल्म रिलीज़ होगी तब जो देखने को मिलेगा वो बड़ा शानदार होगा। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इतनी सारी और प्यारी बातचीत। मैं आपको सच ईमानदारी से एक बात बोलूं, वो ये है कि मैं बहुत इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ आजकल, तो मैं थक भी जाता हूँ, चिड़चिड़ा भी हो जाता हूँ। ये मेरे लिए डिटॉक्स हो गया। मैंने बहुत दिनों बाद इतना अच्छा इंटरव्यू किया है, और ये यहीं संभव था क्योंकि मेरा ननिहाल है इटावा में, और जब मैं छोटा था तो इटावा में और कोई तो ये नहीं आता था, अखबार सिर्फ एक आता था अमर उजाला। और जब मेरे पिताजी का निधन हुआ तो हमारे गांव में जो घर है, बहुत वहाँ दीवारें भी नहीं हैं, तो एक हाफ पेज का आर्टिकल उसके ऊपर अमर उजाला नहीं लिखा था, और वो फ़ोटो छापी थी उनने। तो मेरे ऑफिस में सबसे प्रोमिनेंटली फ्रेम करके जो फ़ोटो लगी हुई है वो अमर उजाला की वही फ़ोटो लगी हुई है जो मेरे गांव के घर की है। बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आप दोनों को आपकी आने वाली फिल्म के लिए, और जैसा इससे पहले कश्मीर फाइल्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और हमें उम्मीद है कि बंगाल फाइल्स भी कुछ इसी तरीके से करेगा। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से जोरदार तालियां आप सभी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।